डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के लिए यहां पर देखें एक ही सेक्शन लॉ मेकर ने डाला। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल जो आपने पढ़ा है वो अलग चीज है, उसको मिक्स नहीं करेंगे आप। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में आपने देखा था कि असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा और एसएससी को वो ऑर्डर भेजेगा और एसएससी के पास चॉइस होगा कि वो उसे एक्सेप्ट करे या डीआरपी के पास जाए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास जाए, जहां पर 3 कमिश्नर की टीम होती थी और वो उस मामले को देखते थे और डायरेक्शन इशू करते थे एओ को और वो असेसमेंट कंप्लीट करता था। तो वो मैटर अलग था। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं डीआरसी, थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल अलग है डीआरसी। इसके लिए सरकार ने एक सेक्शन बनाया है, एक ही सेक्शन है 245 MA। रूल्स बहुत सारे हैं बट सेक्शन एक है 245 MA। चैप्टर का भी नाम मेंशन है, जरूरी नहीं है, आपको सेक्शन याद रखना चाहिए 245 MA। सेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप देखें तो सेक्शन अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सेक्शन है 1 2 3 4 और 5, बस कुछ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। सेक्शन क्या कहता है, अगर हम इसे स्टार्टिंग से समझें तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा हमें डीआरपी, लेकिन फिर भी हम यहीं से शुरू करेंगे। वैसे तो मैं किसी और जगह से शुरू करके आपको समझा सकता हूं इजी वे में, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इसे समझें, एक बार देखें, कोशिश करें, फिर इजी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट 1 और मोर डीआरसी, एक या एक से ज्यादा डीआरसी अगर उनको जरूरत है तो वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन केस ऑफ सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सीबीडीटी। तो किस पर्सन का केस यहां आएगा वो सीबीडीटी डिसाइड करेंगी। हु मे ऑप्ट, उस पर्सन के लिए कह रहे हैं, पर्सन मे ऑप्ट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर दिस चैप्टर। मे ऑप्ट, तो पर्सन के पास ऑप्शन होगा कि वो एक नॉर्मल अपील रिवीजन के रूटीन में जाए या वो यहां पर आए, ये उनके पास ऑप्शन होगा अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम। ये जो रिजॉल्व करना चाहता है एसएससी, वो क्या रिजॉल्व कर रहा है, dispute arising from any variation, dispute arising from any variation in specified order in his case and who fulfills the specified condition। ऐसा व्यक्ति जो स्पेसिफाइड कंडीशन पूरा करे, होगा कुछ स्पेसिफाइड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन हुआ है उसको वो रिजॉल्व करवाना चाहता है तो डीआरसी के पास जा सकता है। लेकिन वो व्यक्ति कौन होंगे, ये सीबीडीटी नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी। यहां तक तो क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि ठीक है, कुछ एक कमिटी बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है कि डीआरसी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि रूल्स बनने वाले हैं बहुत सारे, रूल्स बनने वाले हैं बहुत सारे। शैल हैव पावर टू रिड्यूस और वेव, पावर टू रिड्यूस और वेव, पावर टू रिड्यूस कम भी कर सकता है और हटा भी सकता है, एनी पेनल्टी इम्पोजेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट और ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन for any offense punishable under income tax act in case of a person whose dispute is resolved under this chapter। इस चैप्टर में जिसका डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया उसकी पेनल्टी माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं और प्रोसिक्यूशन में इम्यूनिटी ग्रांट कर सकते हैं, मतलब उसको माफी दिलवा सकते हैं प्रोसिक्यूशन से। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 अगर मैं एक शब्द में, एक लाइन में कहूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट डीआरसी को प्रोसीड करने के लिए एक ईडीआरसी स्कीम बनाएगी।
जो स्कीम बनाया जा चुका है 2022 के नाम से, तो स्कीम बनाया जा चुका है। अब मैं इसे फर्दर अगर पढूं तो ये रिपीटेशन होगा, क्योंकि आपने ई असेसमेंट देखा है, ई अपील देखा है, वो एज सच कॉपी पेस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ये स्कीम बनाती है वो सब लिखा हुआ है। एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन डीआरसी, यहाँ पर डीआरसी आ जाएगा, एंड एसएससी। जहां तक हो सके, जो भी संभव हो सके, तो हम इंटरफेस को हटाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट हैं। ई असेसमेंट आप बोल लीजिए या ई अपील बोल लीजिए, वो सब कुछ इसी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन हम स्कीम को जरूर समझेंगे, क्योंकि इस बार लॉ मेकर ने क्या किया है, जहां तक मुझे लगता है, मैं ये पर्सनल व्यू है, मुझे जहां तक लगता है कि लॉ मेकर ने जब इन्होंने सेक्शन बनाया तो सेक्शन में बहुत सारी चीजें छोड़ दी। वो छोड़ दी लिख के कि प्रेस्क्राइब्ड बहुत सारे जगहों पर प्रेस्क्राइब्ड कर दिया। और प्रेस्क्राइब्ड के लिए जो रूल बनाए गए, तो रूल आपको अभी दिखाता हूं। जो रूल बनाए गए, ये रहा रूल। बहुत सारे रूल बनाए गए हैं, 44D AA ऐसे करके बहुत सारे रूल हैं। 44D AA, 44DAB, 44DAC, 44DAD, ये रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि वो एक्ट को पूरा कर सके। मतलब सेक्शन में जो चीजें नहीं बताई गई वो रूल्स में बताई गई हैं, लेकिन रूल में भी कुछ चीजें छोड़ दी। जैसे रूल अगर आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के लिए जो एप्लीकेशन एसएससी देगा वो किस टाइम पीरियड के अंदर देगा। ये रूल में नहीं लिखा हुआ है। फिर उन्होंने बनाया EDRC स्कीम 2022। अगर हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो फिर सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। तो इस बार थोड़ा सा फैला हुआ है मामला। ये जो रूल्स हैं, ये 5, देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं वो तो मैं आपको बता दूंगा। डेट देखकर ही आप समझ जाएंगे कि एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में कहां तक अपडेट आना है। हमने डिस्कस कई बार किया है। 5 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड ये रूल आया है। अब आप कहते हो कि सर मेरे एग्जाम में ये रेलिवेंट नहीं है, मेरे एग्जाम में ये रेलिवेंट नहीं है। सपोज आपको लगता है कि आपके एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है क्योंकि आपकी डेट कनेक्ट नहीं हो रही 6 महीने पहले तक का अमेंडमेंट। तो मेरे दोस्त, अगर ये रूल आप नहीं पढ़ोगे तो डीआरसी फिर कुछ है ही नहीं पढ़ने को। डीआरसी फिर खत्म हो गया। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 तो ई स्कीम की बात करता है, और ई स्कीम भी 5 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड है। तो फिर तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। डीआरसी आपने पढ़ लिया। और एक्सप्लेनेशन में कंडीशंस बताए गए हैं, जो मैं कंडीशन अभी डिस्कस भी कर दूंगा, नोटिंग भी करा दूंगा। चलो, नोटिंग तो कराना ही है, नोटिंग कराऊंगा सिंप्लीफाइड तरीके से। तो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस बताए गए हैं। वो कंडीशंस किस प्रकार के हैं वो देख लेते हैं। और साथ में लिख दिया गया है अदर कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो एक और कंडीशन है जो आपको रूल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं कंडीशन लिखवाऊंगा तो सिर्फ सेक्शन नहीं, रूल भी मुझे कनेक्ट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब आप कहोगे एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है तो रूल फिर उसका करना क्या है। स्पेसिफाइड ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर के लिए आप डीआरसी के पास जा रहे हो वो यहां पर दिया हुआ है कि स्पेसिफाइड ऑर्डर ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। इसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं है जो क्लैरिटी रूल में बताया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर चलें आप, तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। मैं रूल भी लूंगा और ई स्कीम भी लूंगा, ठीक है, पढ़ लीजिए। फिर आप एग्जाम में आपके ऑप्शन पर है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और आप क्या लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आप लिखोगे तो वो नंबर काट देंगे कि ये कैसे तुमने लिख दिया, क्योंकि वो कनेक्टेड है, इसलिए आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मुझे स्टार्ट कहां से करना चाहिए, देखिए। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एओ से।
समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करें तो हमें रूल से स्टार्ट करना चाहिए, और रूल में स्पेसिफाइड पर्सन जो अप्लाई करेगा डीआरसी को, स्पेसिफाइड कंडीशन और स्पेसिफाइड ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है। अगर हम रूल में चलेंगे, अगर हम रूल में आते हैं तो आखिरी रूल जो है 44 DAD, ये रूल आपको एक्स्ट्रा मटेरियल के फोल्डर में मिल जाएगा। ये रूल, इस रूल में जो आखिरी रूल है DAD 44 DAD, ये आखिरी रूल है। यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी की परिभाषा है, क्योंकि यहां पर तो कनेक्टेड नहीं कर पाएंगे आप, इसको रेलिवेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्पेसिफाइड ऑर्डर, जिस ऑर्डर के लिए आप जाना चाहते हो डीआरसी के पास, तो स्पेसिफाइड ऑर्डर मेंशन किया हुआ है। स्पेसिफाइड ऑर्डर हमें पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद और भी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, स्पेसिफाइड कंडीशंस मेंशन किए हुए हैं। तो एक तो तरीका है कि आप डेफिनेशन से चलो, पहले डेफिनेशन को समझ, लेकिन उसमें आप कनेक्टिविटी नहीं बैठा पाओगे। क्यों? समझने के लिए जरूरत यह होती है कि आपने अभी तक जो जाना है उससे मैं इस चीज को कनेक्ट करूं। अगर अभी तक जो जाना है उसके बगैर मैं कनेक्शन शुरू करता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत आएगी। इसलिए अभी तक आप एओ को तो जानते हो, तो हम एओ से स्टार्ट करते हैं। असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर बहुत सारे ऑर्डर पास करता है, बहुत सारा ऑर्डर पास करता है। आप अपील में पढ़ चुके हो, आप अपील में पढ़ चुके हो कि बहुत सारा ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर पास करता है। ओके है सर, ठीक है। तो उस ऑर्डर में, मतलब एओ के ऑर्डर के खिलाफ जब आप अपील में गए थे, सीआईटी अपील के पास या आईटीएटी के पास या सीआईटी के पास रिवीजन में गए थे, तो आपने देखा था एओ के कितने ऑर्डर हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं। यहां पर मुझे बहुत सारे ऑर्डर में कुछ ऑर्डर कनेक्ट करना है। वो कौन कौन से ऑर्डर हैं वो सुनिएगा। एक ड्राफ्ट ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं अंडर सेक्शन 144C। अभी नोटिंग की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, हालांकि अभी इमीडिएट आप पढ़ के अभी इसके बाद ही ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो ड्राफ्ट ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो बनाया गया था 144C में, जहां पर अगर किसी एसएससी के असेसमेंट में एओ एडिशन करता है ड्यू टू टीपीओ ऑर्डर, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के वजह से, या कोई फॉरेन कंपनी का केस चल रहा है या नॉन रेजिडेंट का केस चल रहा है, तो इन तीनों के लिए, यानी जो अगर ऐसा एसएससी जहां पर टीपीओ के ऑर्डर के वजह से कुछ एडिशन किया गया है, या फॉरेन कंपनी का केस है या नॉन रेजिडेंट का केस है, एओ को बताया गया है कि आप ऐसी परिस्थिति में अपने फाइनल ऑर्डर से पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे और एसएससी को भेजेंगे। एसएससी के पास चॉइस होता है कि वो इस ड्राफ्ट ऑर्डर के खिलाफ 30 दिनों के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास चला जाए, जहां पर कमिश्नर की टीम होती है, 3 कमिश्नर होते हैं, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि मैटर क्या होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए। या 30 दिन के अंदर एसएससी के पास चॉइस होता है कि वो 30 डेज के अंदर या तो अगेंस्ट चला जाए ड्राफ्ट ऑर्डर के, या ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले। ओके है सर। तो एक तो ये ड्राफ्ट ऑर्डर मुझे यहां पर बताना था। दूसरा, इंटीमेशन। इंटीमेशन से क्या याद आया आपको, बताइए? सेक्शन 143(1). इंटीमेशन से आपको याद आया सेक्शन 143(1). एक, जब आप टीडीएस पढ़ते हो, टीडीएस चैप्टर, तो टीडीएस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, टीडीएस का रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग के बाद वहां भी इंटीमेशन शो किया जाता है, दिया जाता है कि अगर कुछ कमी रह गई, कोई बात रह गई, तो इंटीमेशन वहां भी भेजा जाता है। साथ में 206 अगर हम पढ़ेंगे टीसीएस 206CB, तो वहां भी इंटीमेशन भेजा जाता है। तो ये टीडीएस हो गया दोस्त, ये टीडीएस हो गया, ये टीसीएस हो गया, और ये हो गया आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। इनके इंटीमेशंस को हम यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो एओ के हमने
दो ऑर्डर लिए, एक ड्राफ्ट ऑर्डर, एक दूसरा इंटीमेशन, जिसको हम ऑर्डर नहीं बोले इंटीमेशन बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर कौन कौन सा हो सकता है? 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है, 144 हो सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और 147 हो सकता है इनकम स्किपिंग असेसमेंट। यहां सिर्फ हमें एक असेसमेंट ऑर्डर को नहीं लेना है, वो है डीआरपी के डायरेक्शन से पास किया हुआ असेसमेंट ऑर्डर। जैसे कोई एसएससी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल पे अगर चला गया और वहां पर उन्होंने कंसीडर्ड किया मैटर को और डायरेक्शन इशू किया एओ को, एओ ने उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, तो वो यहां पर नहीं हमें रखना। इस चैप्टर के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस चैप्टर में एक तो ड्राफ्ट ऑर्डर का महत्व है, इंटीमेशन का महत्व है और असेसमेंट ऑर्डर का महत्व है, एक्सेप्ट डीआरपी के डायरेक्शन से पास किया हुआ असेसमेंट ऑर्डर। क्योंकि अगर आप इसके खिलाफ जाना चाहते हो, डीआरपी के डायरेक्शन से पास किया हुआ असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो, तो आपको भी पता है कि डायरेक्ट आप आईटीएटी जाओगे। अच्छा, इसके बाद एक और यहां पर हम ऑर्डर, आखिरी ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ असेसी इन डिफॉल्ट। आपको टीडीएस में पता होगा, टीडीएस में 201 सेक्शन है, टीडीएस में 201 सेक्शन है और टीसीएस में 206C6A सेक्शन है, जहां पर एसएससी को अगर टीडीएस या टीसीएस नहीं काटा या काट कर जमा नहीं कराया तो उस अमाउंट के लिए हम एसएससी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो ये भी ऑर्डर होता है एसएससी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर करने का। ये बन गया टीडीएस और ये बन गया दोस्त टीसीएस। यहां तक उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा मैटर। अभी तक हम इस मुद्दे पर नहीं आए कि ये हम क्यों देख रहे हैं, बस अब देखने ही वाले हैं। देखिए, ड्राफ्ट ऑर्डर अगर एसएससी के पास आया तो एसएससी के पास चॉइस है कि वो डीआरपी पे चला जाए या ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले। देखो, एक्सेप्ट कर ले तो बात ही खत्म होती है, लेकिन अगर अगेंस्ट जाना है तो डीआरपी के पास जा सकता है। अब सरकार ने उसे दूसरा चॉइस दे दिया, डीआरसी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के पास जा सकता है। सर, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। आपने अभी देखा था कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी, अगर वेरिएशन आ रहा है आपके रिटर्न में जो आपने दिखाया है और एओ जो बता रहा है उसके बीच, तो उसको एक तो वो रिजॉल्व करेगा और दूसरा उसके पास चॉइस है कि वो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन माफ कर सकता है। ये डीआरपी के पास थोड़ा ही ये पावर है। अब सरकार का कहना है कि आप यहां जाओ या विद इन 30 डेज वहां ना जाके आप डीआरसी पर अप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन का मामला हो सकता है, तो आप डीआरसी के पास चले जाओ। इसी तरह इस तीनों ऑर्डर को अगर हम देखते हैं, इस तीनों ऑर्डर को देखते हैं, ये 3 ऑर्डर मैंने ले लिए, ये 3 ऑर्डर है, इंटीमेशन, असेसमेंट ऑर्डर और एसएससी इन डिफॉल्ट ऑर्डर। इसके खिलाफ अगर आपको जाना है तो 30 दिन का आपको समय दिया जाता है सीआईटी अपील के पास। अग्री हैं आप इस बात से? अपील आपने पढ़ा है, तो 30 दिन के अंदर आप सीआईटी अपील के पास जा सकते हैं। यहीं पर सरकार ने अब फिर से यहां चॉइस दे दिया कि आप सीआईटी अपील के पास ना जाके डीआरसी के पास जा सकते हैं। सीआईटी अपील के पास ना जाके डीआरसी के पास जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने शर्त रखी। बहुत सारी शर्तें हैं, जिसमें एक शर्त यह है कि जो वेरिएशन है, आपने कहा मेरी इनकम 70 लाख है, एओ ने आपकी इनकम 75 लाख बता दी, तो जो वेरिएशन है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक सुना आपने, 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए वेरिएशन। आपके रिटर्न में और एओ के असेस्ड में वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात ड्राफ्ट ऑर्डर के लिए लागू हो गया, इंटीमेशन के लिए लागू हो गया, असेसमेंट ऑर्डर के लिए लागू हो गया। लेकिन जहां एसएससी इन डिफॉल्ट की बात करें, वहां कोई रिटर्न फाइल तो हुआ नहीं है। जब हम एसएससी इन डिफॉल्ट की बात करेंगे, हम इन 3 जगहों की बात करें, इसकी, इसकी और इसकी,
तो यहां पर हम वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए का क्या मतलब हुआ, फिर से समझिएगा। जब आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाएंगे तो वहां पर सबसे पहली शर्त यह है कि वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने क्या बताया और एओ ने क्या पकड़ा, उसका वेरिएशन। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, देखिए हमने कलर दो हिस्सों में बांट दिया, एक ब्लू कर दिया और एक येलो कर दिया। अगर हम ब्लू एरिया में दे जाएं तो यहां वेरिएशन का मतलब है आपने जो रिटर्न में इनकम दिखाया है और एओ ने जो असेस किया है या असेस करने को है, ड्राफ्ट ऑर्डर का मतलब हुआ असेस करने को है, उसके बीच में 10 लाख से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, भैया आपने दिखाया 70 लाख, एओ ने बताया 80 लाख, तो 10 लाख तक ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो आप यहां पर इस वेरिएशन को सेटल्ड करने के लिए, कि ये तो गलत बता रहा है एओ, सेटल करने के लिए आप डीआरसी के पास जा सकते हो। लेकिन जहां तक हम टीडीएस प्रोविजन में चले गए तो वहां तो इनकम रिटर्न की बात नहीं हो रही, उसके लिए रूल्स में ये बताया गया है कि 10 लाख के वेरिएशन का अर्थ टीडीएस टीसीएस के पर्पस से हम कैसे लेंगे। वहां पर उन्होंने बताया है कि जो आप जिस अमाउंट पे टीडीएस काटने से रह गए, आपने कोई पेमेंट की और उस पर टीडीएस नहीं काटा, आपने पेमेंट की 6 लाख रुपए का जिस पर टीडीएस नहीं काटा और एओ ने आपको एसएस इन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो यहां पर वेरिएशन का मतलब होगा 6 लाख जिस पे आप टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करने से फेल हो गए। वेरिएशन का यहां पर यह मतलब है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ये सब नोटिंग करेंगे हम, चिंता मत कीजिए, सब नोटिंग करेंगे। वेरिएशन का मतलब क्लियर हो गया, क्योंकि वेरिएशन जरूरी है कि 10 लाख से ज्यादा ना हो। अगर वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा हो गया, अगर वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा हो गया तो आप नहीं जा सकते डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास। अगर वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा हो गया तो आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास नहीं जा सकते, ठीक है। एक और चीज यहां पर आगे बताऊंगा मैं, और भी कंडीशन, मैंने बोला ना ढेर सारी कंडीशंस है। एक और कंडीशन है, अगर आप डीआरसी के पास जाना चाहते हो तो जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसमें रिटर्न्ड इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपने रिटर्न फाइल किया, ये किस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, फिर से मैं बोलूं कि ये अब जो मैं बोल रहा हूं वो येलो के लिए नहीं है, वो ब्लू के लिए है। क्योंकि येलो में तो आप कोई इनकम रिटर्न नहीं दिखाते हो, वो तो टीडीएस का मैटर है। ब्लू एरिया के लिए, यानी स्टीन ब्लू एरिया में जब आप जाना चाहते हो तो रिटर्न जो आपने फाइल किया है उसमें रिटर्न इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये सब बातें कहां लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है रूल्स में। रूल 44 डीएडी, जो डेफिनेशन आपको मैंने अभी दिखाया था स्पेसिफाइड ऑर्डर का डेफिनेशन, वो स्पेसिफाइड ऑर्डर की परिभाषा में ये मेंशन है। स्पेसिफाइड ऑर्डर मींस ड्राफ्ट ऑर्डर, इंटीमेशन, असेसमेंट ऑर्डर। एक और ऑर्डर इसमें रह गया, रेक्टिफिकेशन 1, ये भी मिस हो गया, लिखवाऊंगा तो सब रहेगा। 154 रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आप जानते हो, तो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के खिलाफ भी आप सीआईटी अपील के पास जा सकते हो। तो आप अब वहां ना जाकर कहां जा सकते हो, अब डीआरसी के पास जा सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने थोड़ा सा एक विजन दिया, इस विजन को मैं यहां थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूं। इस विजन को मैं यहां क्लैरिफाई करता हूं। एक और यहां पर पहले मैं नोटिंग डाल दूं, एक चीज मिस हो गई। यहां पर एक और चीज डाल देता हूं, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अंडर 154, ठीक है, एक ये भी आ जाएगा। अब जरा आप देखिएगा जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ यहां देखिए, अभी नोटिंग नहीं कीजिए। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये कहां से पढ़ा रहा हूं? ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2022 से पढ़ा रहा हूं, जो कि 5 अप्रैल को है। इसके बगैर आप
प्रॉपर वे में चीजों को समझ ही नहीं पाओगे। एओ ड्राफ्ट ऑर्डर अगर इशू करता है, पास करता है, इंटीमेशन अगर देता है, या असेसमेंट ऑर्डर या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर या एसएससी इन डिफॉल्ट ऑर्डर, तो इसके खिलाफ एसएससी के पास, अगर हम ऊपर देखें तो ड्राफ्ट ऑर्डर के पास, एसएससी के पास ऑप्शन है ड्राफ्ट ऑर्डर के खिलाफ वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में जा सकता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में जा सकता है विद इन 30 डेज। ये आपने पढ़ रखा है सेक्शन 144C में। अब सरकार ने चॉइस दे दिया, गौर कीजिएगा, ये चॉइस है, जरूरी नहीं है, मर्जी एसएससी की होगी। ये चॉइस है कि आपका वेरिएशन अगर 10 लाख तक है तो अब आप यहां भी आ सकते हो विद इन 1 मंथ, सेम टाइम लिमिट है, आप डीआरसी के पास आ सकते हो विद इन 1 मंथ। एसएससी यहां पर जरा देखिए, इन चीजों के खिलाफ कहां जाता था पहले, सीआईटी अपील के पास 30 डेज के अंदर। अब चॉइस आ गया कि अगर वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है, और भी कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे आपको, नो डाउट, और भी कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कंडीशंस है, लेकिन आपके पास अब चॉइस आ गया कि अगर वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप डीआरसी के पास जा सकते हो विद इन 1 मंथ। ध्यान रखिएगा, ये विद इन 1 मंथ है, और मंथ की कैलकुलेशन अलग होती है, डेज की कैलकुलेशन अलग होती है। जैसे मैं 10 तारीख से 30 डेज काउंट करूंगा तो उस महीने में जितने दिन है वो प्लस जो बच जाएगा वो अगले महीने में चला जाएगा। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि 10 मार्च को मुझे ये ऑर्डर आया, ड्राफ्ट ऑर्डर आया 10 मार्च को, मुझे 30 डेज काउंट करना है, तो 30 डेज का क्या मतलब होगा, मार्च में 21 दिन हो गए तो 9 अप्रैल हमारा 30 डेज हो गया, ठीक है, ये 30 डेज हो गया, 9 अप्रैल। अगर मैं यहां पर 1 मंथ काउंट करता हूं तो वो भी 9 अप्रैल आएगा, दोनों तो सेम हो गया सर। लेकिन दोस्त, अगर मैं देखूं 10 नवंबर से काउंट करने की इच्छा हो रही है मेरी 30 डेज, तो 10 नवंबर से 10 दिसंबर है 30 डेज, जबकि 1 मंथ अगर काउंट करता हूं मैं तो 9 दिसंबर होगा। और फरवरी का तो कहना ही क्या है, अगर मैं 27 20 बता ही देता हूं, और 10 फरवरी ले लेता हूं, 10 फरवरी 2022, यहां से मुझे अगर 30 डेज काउंट करना है तो ऑब्वियस है कि 18 दिन तो फरवरी का रह गया, तो कितने दिन बच गए, 12, तो 12 मार्च हो जाएगा 30 डेज, जबकि 1 मंथ अगर मैं काउंट करता हूं तो 9 मार्च होगा 1 मंथ। तो इसलिए मंथ और डेज की कैलकुलेशन अलग होती है, यहां पर डेज नहीं है, मंथ है। 1 महीने के अंदर आप डीआरसी के पास जा सकते हैं, इसके आगे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। चलिए अब हमें वापस आना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रूल पढ़ना है जो बहुत जरूरी है। सेक्शंस तो आपने पढ़ लिए, अब मैं आपको जो लिखवा रहा हूं वो सेक्शन और रूल को कंबाइंड करके लिखवा रहा हूं, सेक्शन और रूल का कॉम्बिनेशन लिखवा रहा हूं। सेक्शन तो आपको अभी मैंने पढ़ाया, सबसेक्शन 3, 4, 5 से छूट गया था, वो बताया मैंने, ई असेसमेंट ई डीआरपी स्कीम है, डीआरसी स्कीम है, सॉरी डीआरसी, डीआरपी मैं अगर कहीं बोल रहा हूं तो आप गलत लीजिएगा, डीआरसी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, ठीक है। रूल और सेक्शन हम दोनों मर्ज करके पढ़ रहे हैं, फिलहाल तो यहां पर रूल है। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब वो जो डीआरसी के पास अप्लाई कर सकता है, उसकी परिभाषा एक लाइन में खत्म हो गई, क्या, ऐसा व्यक्ति जो स्पेसिफाइड कंडीशन पूरी करे। तो अब हमें कंडीशन पर आना पड़ेगा, हमें कंडीशन पर आना पड़ेगा, स्पेसिफाइड कंडीशन। यहां देखिए, ये हम रूल पढ़ रहे हैं 44 DAD, हम रूल पढ़ रहे हैं 44 DAD, जहां पर स्पेसिफाइड कंडीशन मेंशन है, स्पेसिफाइड कंडीशन। ये देखिए इस हिस्से में, और ये बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, इसमें क्या क्या कंडीशन है जरा आप देख सकते हैं, बताइए मुझे देख के इसमें कंडीशन कौन कौन से हैं। देश सर इसमें तो 2 ही कंडीशन है, बहुत सही कह रहे हैं, इसमें 2 ही कंडीशन है, बताइए 2 कौन से कंडीशन है। एक कंडीशन कौन सा है, वो जो सेक्शन 245 MA में बताया गया है, तो इसका मतलब हमें आप 245 MA भी उठाना पड़ेगा।
एक वो जो 245 MA में बताया गया है, तो अब 245 MA भी हमको उठाना पड़ेगा। 245 MA देखें जरा कहाँ है, यहां है। 245 MA में स्पेसिफाइड कंडीशन बहुत सारे हैं सर। तो वापस अगर रूल पे आप जाओगे तो रूल में ये लिखा हुआ है कि एक तो वो कंडीशन जो 245 MA में बताया गया है। अब 245 MA में कितने कंडीशंस बताए गए वो आप देख लो, ठीक है। और उसके अलावा एक और कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। 245 MA अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा कंडीशन, जिसमें हम नंबर 1 पर देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 पर कह लीजिए कि ये कंडीशन नंबर 1 हो गया, ये कंडीशन नंबर 2 हो गया, ये कंडीशन नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, और आगे लिखा है कि जो एक और कंडीशन होगा। तो 5 कंडीशन हम मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं, 5 कंडीशन। अब ये कंडीशंस हैं क्या, जरा उस पर हम आते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्त, कंडीशन पूरा करेंगे तभी आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति तभी डीआरसी के पास जा सकता है। कंडीशंस को सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप एक बार देखने का प्रयास करिए। स्पेसिफाइड कंडीशन इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स अ पर्सन हु फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, ही इज नॉट अ पर्सन, वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके संबंध में ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज बीन मेड, डिटेंशन का ऑर्डर पास कर दिया गया हो उस व्यक्ति के संबंध में। डिटेंशन का ऑर्डर, सजा, डिटेंशन का ऑर्डर पास कर दिया गया हो अंडर प्रोविजंस ऑफ, कौन सा प्रोविजन है ये, अंडर प्रोविजंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। ये तो स्मगलर निकला, इसको डीआरसी में नहीं जाना है। तो अगर इस एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर डिटेंशन ऑर्डर पास हो गया हो तो वो नहीं जा सकता डीआरसी के पास, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब यह हुआ कि डिटेंशन ऑर्डर पास होते हुए भी जा सकता है। डिटेंशन ऑर्डर पास होते हुए भी जा सकता है यदि डिटेंशन ऑर्डर सेक्शन 9 या सेक्शन 12A जिस डिटेंशन ऑर्डर पर अप्लाई नहीं होता हो। सच ऑर्डर ऑफ डिटेंशन बीइंग ऑर्डर टू विच सेक्शन 9 और 12A डू नॉट अप्लाई। तो सर ये कौन सा सेक्शन 9 है, ये कौन सा 12A है, ये तो उसी एक्ट में जाकर आप समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि उस एक्ट में डिटेंशन ऑर्डर अगर किसी व्यक्ति पर पास कर दिया जाता है तो कुछ उसके बचाव के रास्ते भी हैं। एक तो रास्ता बचाव का आपको समझ आ जाएगा कि हम कोर्ट में जाकर उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, डिटेंशन ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है ऐसा डिटेंशन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन बीइंग ऑर्डर टू विच सेक्शन 9 अप्लाइज has not been revoked before expiry of time for or on the basis of review under section 9। तो इसका मतलब वहां पर एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी कमेटी है जो कि डिसाइड करती है कि डिटेंशन ऑर्डर सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है डिटेंशन ऑर्डर। यहां पर हम ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जा पाएंगे, अगर जाना चाहें तो पहले हमें ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ ही हम इसको समझ पाएंगे। तो ठीक है, वो तो हमारा एरिया नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। एक बात समझ आ गई कि इस ऑर्डर, इस व्यक्ति के खिलाफ इस एक्ट में कोई डिटेंशन ऑर्डर ना पास हुआ हो, ठीक। दूसरी शर्त पर आते हैं। दूसरी शर्त भी ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। लास्ट में कंक्लूजन ये आएगा कि इनको किसी एक्ट के अंतर्गत सजा ना सुना दी गई हो, मतलब वारंट ना इशू हो गया हो, प्रोसिक्यूशन चालू ना हो गया हो। बी पॉइंट कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड, द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967, नार्कोटिक्स, ड्रग्स, इन सब चीजों के अंदर कहीं इनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना स्टार्ट हो गया हो। ऐसा है
तो ये फिर डीआरसी के पास नहीं जा सकता। सी पॉइंट में आएंगे तो लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट और इंडियन पीनल कोड। तो अगर इनकम टैक्स एक्ट में भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया है, इनिशिएट होने का मतलब होता है उसके सजा सुना दी गई है और उसका वारंट निकल गया है। वारंट निकल जाता है जब पकड़ने के लिए वारंट निकल जाता है तो हम कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया है। उसके बाद आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते, उसके बाद आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते। और आगे लिखा हुआ है कि कोई स्पेशल कोर्ट जो ट्रायल ऑफेंस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एक्ट 1992 ये भी बनाया गया है, इसके सेक्शन 3 के अंतर्गत नोटिफाइड ना हो वो व्यक्ति, ये सब प्रोहिबिटेड लोग हैं जिनको हम डीआरसी में नहीं जाने देंगे। इसको सर कैसे याद रखें, थोड़ा मुश्किल तो है ही याद रखना, मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि और सिंपल तरीके से आप इसे लिख सको। ये बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। जो चीजें मुझे रेलिवेंट नहीं लगी मैंने हटा दी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्पेसिफाइड कंडीशन का मतलब है पर्सन इज नॉट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम डिटेंशन ऑर्डर। डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर, वो एक्ट आ गया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज प्रिजर्वेशन एक्ट आ गया। प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर इज नॉट रिवोक्ड इन स्पेसिफाइड सिचुएशन। चलिए इसी में काम खत्म हो गया। मतलब अगर ये डिटेंशन ऑर्डर राम के खिलाफ हो गया है, पास हो गया है डिटेंशन ऑर्डर, लेकिन वो डिटेंशन ऑर्डर रिवोक्ड हो गया है, रिवोक्ड, ठीक है ना, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप डीआरसी के पास जा सकते हो। और सच ऑर्डर हैज नॉट बीन सेट असाइड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया है तो फिर आप जा सकते हो। यहां पर मैंने लिख दिया है क्लैरिटी के लिए, इफ रिवोक्ड और सेट असाइड पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई डीआरसी, ठीक है। बी, पर्सन ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी फॉलोइंग एनी एक्ट। ये इंडियन पीनल कोड आ गया, ये सारे एक्ट मैंने लिख दिए, आप इसमें क्या रट सकते हो, नहीं रट सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए, या अगर आए तो स्पेसिफाइड एक्ट या कुछ करके आप बना सकते हो, और नहीं तो रट लेना। तीसरा, पर्सन इज नॉट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर, हाँ इनिशिएटेड, ये तो इनकम टैक्स अथॉरिटी है। पर्सन इज नॉट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम prosecution has been initiated by income tax authority for offense punishable under income tax act or Indian penal code 1860 or for enforcement of any civil liability under any law or such person has been convicted any such offense। सर ये सब चीजें तो आपने उसमें दिखाया नहीं एक्ट में, ये रूल के साथ मैंने जोड़ दिया। तो एक्ट रूल में जहां जहां चीजें मेंशन है वो सब मैंने एक साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया है। डी, पर्सन इज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ स्पेशल कोर्ट, ये तो आपने देखा था। और वहां पर दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ था, कहने का मतलब है नेक्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ था कि जो सरकार प्रेस्क्राइब्ड करे अंडर रूल, और वो रूल में प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है क्या, व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे काले धन का आरोप हो। पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम proceeding has not been initiated for relevant assessment here under black money and imposition act 2015, ये आपने बी मॉड्यूल के साथ पढ़ा था। तो ऐसे व्यक्ति को हम डीआरसी के पास नहीं भेज रहे हैं। इसके बाद स्पेसिफाइड ऑर्डर जिसको लेकर आप जा सकते हो डीआरसी के पास, वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। ड्राफ्ट ऑर्डर, इंटीमेशन, असेसमेंट ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन और एसएससी इन डिफॉल्ट का ऑर्डर। साथ ही साथ यहां लिखा हुआ है एंड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड नेमली, यानी ये ऑर्डर तभी स्पेसिफाइड ऑर्डर होगा जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा। इसका मतलब ड्राफ्ट ऑर्डर, सारे ड्राफ्ट ऑर्डर स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं है, सारे ड्राफ्ट ऑर्डर या सारा इंटीमेशन या सारा असेसमेंट ऑर्डर इज नॉट द एलिजिबल ऑर्डर फॉर डीआरसी। एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे। क्या? कंडीशन नंबर 1, अग्रीगेट सम ऑफ वेरिएशन प्रपोज्ड और मेड does not exceed 10 lakh।
रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय एसएससी फॉर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जिसके लिए वो जा रहा है, एंड टीटीआई जो रिटर्न किया गया है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब राम ने अगर 50 लाख टीटीआई दिखाई और एओ ने असेसमेंट 60 लाख रुपए पर किया है, तो क्या ये एलिजिबल ऑर्डर बनेगा? बाकी कंडीशंस पूरे हो रहे हैं, यस। 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 के ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, दोनों कंडीशन बन रहे हैं। ऑर्डर इज नॉट बेस्ड ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ऑर्डर इज नॉट बेस्ड ऑन सर्च, रिक्विजिशन और सर्वे और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अंडर सेक्शन 90 और 90A। बड़ा अच्छा है, रेलिवेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि ऑर्डर जो असेसमेंट ऑर्डर है वो सर्च के बाद का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिख दिया, सेक्शन 147। आप जानते हो आज की डेट में सर्च हुआ या रिक्विजिशन हुआ या सर्वे हुआ या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ 90 सेक्शन में, 90A सेक्शन में, तो इसे हम मानते हैं कि एओ के पास डीम्ड इंफॉर्मेशन है जिससे वो इनकम स्केपिंग असेसमेंट कर सकता है। और अगर ऐसा कुछ असेसमेंट हुआ है तो आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते, तो ये डीआरसी के पास नहीं जा सकते। ऑर्डर इज नॉट बेस्ड, अगर ऐसा है तो आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते। मैंने आपको बताया था कि यहां पर वेरिएशन 10 लाख रुपया लिखा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया है कि वेरिएशन इन स्पेसिफाइड ऑर्डर इन रिलेशन टू टीडीएस टीसीएस मैटर shall refer to the amount on which TDS TCS has not been deducted or collected। जहां जिस अमाउंट पर आप फेल हो गए, मैं आपको बता रहा था, जैसे 6 लाख की पेमेंट की आप टीडीएस नहीं काट पाए, तो यू आर डिफॉल्टर एसएससी इन डिफॉल्ट। तो ऐसे में एसएससी डिफॉल्ट का ऑर्डर पास हो जाएगा तो आप डीआरसी के पास जा सकते हो, यस, क्योंकि आपका यहां पर वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है। यहां पर वेरिएशन का मतलब है अमाउंट जिस पर आप टीडीएस टीसीएस फेल हो गए काटने से या कलेक्ट करने से, ठीक है। इसके आगे हम बाद में, पहले हम यहां तक इसकी नोटिंग कर लेते हैं। जल्दी जल्दी समय लगाकर इसको, फटाफट मतलब कम समय लगाकर इसको नोट कीजिए, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो नोट करने के लिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
ठीक है, अब अभी तक जो आपने समझा हम उसको इसमें कनेक्ट करते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब पर्सन जो स्पेसिफाइड कंडीशन पूरी करता है, और स्पेसिफाइड कंडीशन हमने देख लिया। स्पेसिफाइड पर्सन में फाइल application for resolution of dispute arising from any variation in specified order। specified order भी समझ लिया आपने। फॉर्म नंबर यहां मैंने दे दिया है और 1000 रुपए की फीस लगती है, ये बात इस रूल में लिखा है 44 DAB। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ये हमने सेक्शन 245 MA में पढ़ा। फॉर एवरी रीजन ऑफ PCIT, जितने भी PCIT हैं जिस भी क्षेत्र में, उन सभी क्षेत्र के लिए DRC फॉर्म किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये हम रूल पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 44 DAA। रूल्स रेफर करना चाहें तो रूल रेफर कर सकते हो आप, जैसे अभी हमने देखा, यहां आ जाइए। रूल नंबर DAA जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, DAB जिसमें फॉर्म वगैरह मेंशन है वो यहां दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन में 1000 रुपये लगेगा, वो मेंशन है। किस फॉर्म में डाला जाएगा, भेजा जाएगा, वो मेंशन है। रूल नंबर 44 DAA जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी DRC में 3 मेंबर होंगे, जिसमें 2 मेंबर होंगे रिटायर्ड और 1 मेंबर होगा सर्विंग ऑफिसर। तो 2 तो रिटायर उठा रहे हैं हम। IRS कौन से विभाग का? इनकम टैक्स विभाग का, जो CIT या उसके ऊपर के रैंक का हो, जो CIT या उसके ऊपर के रैंक का हो। एक हम सर्विंग ऑफिसर मतलब कि जो सर्विस में हैं उनको उठा रहे हैं, PCIT, CIT या उससे हायर ऑफिसर। इस 3 लोगों की टीम है DRC में जो हम मेंबर अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेंबर अपॉइंट करती है वो 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये बात कहां लिखा है? रूल में 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल में ही लिखा है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किसी भी मेंबर को DRC के मतलब DRC कमिटी से रिमूव कर सकती है। ये सब बातें हमने कहां से पढ़ी? रूल नंबर 44 DAA यहां से पढ़ा है, तो आप रेफरेंस में इसको रीड कर सकते हो, मैंने यहां पर डायग्राम में मेंशन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 44 DAC जो कि पावर बताता है DRC का। DRC के लिए हम बेसिकली DRC के पास क्यों गए थे, पावर बताता है। पावर है कि वो रिड्यूस कर सकता है, वेव कर सकता है कोई भी पेनल्टी, और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है। लेकिन ये जो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन है ये किसी दूसरे एक्ट का नहीं होना चाहिए। DRC के पास किसी दूसरे एक्ट के पेनल्टी प्रोसिक्यूशन को माफ करने का पावर नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो पेनल्टी लगी है, जो प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उससे उस सजा से माफी दिलवा सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रोसिक्यूशन में क्या लिखा है जो आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, पावर में पढ़ा था? इफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बिफोर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देने से पहले ही वारंट निकल चुका था तो इम्यूनिटी माफ नहीं हो पाएगी। लेकिन वारंट नहीं निकला है, ऐसी गलती हुई है जिसमें पेनल्टी भी लगेगी और प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए, तो हम पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से माफी दिलवा देंगे। इतना उपकार क्यों कर रहे हैं DRC को उस व्यक्ति के जरिए और भी दूसरे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, केसेस आगे नहीं जाएंगे, अपील में नहीं जाएगा मैटर, हैंड टू हैंड सेटल हो जाएगा। इसलिए हमने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन बनाया था और इसीलिए हम बना रहे हैं DRC।
फर्क क्या है सर, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन क्यों हटाया? क्योंकि इसमें खर्चे बहुत थे सरकार को, उसमें खर्चा बहुत था, और ये अलग अलग जगह पर जल्दी से रैपिड, ऐसा समझिए कि रैपिड सोल्यूशन है यहाँ पर, वहां रैपिड सोल्यूशन नहीं था, यहाँ रैपिड सोल्यूशन है और फटाफट रैपिड सोल्यूशन है। और हर क्षेत्र में हम डीआरसी बना रहे हैं। कोई भी अगर चाहता है, वेरिएशन अगर 10 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर वो चाहता है डीआरसी के पास तो जा सकता है। ये ध्यान रहेगा आपको, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई बिफोर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो फिर ऐसी प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग कह रहा हूं मैं, प्रोसिक्यूशन, ऐसे प्रोसिक्यूशन की माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट हो गई है डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले, तो उसकी माफी नहीं होगी। हालांकि पेनल्टी की माफी मिल जाएगी, पेनल्टी की माफी मिल जाएगी। ये जो माफी दी जा रही है ये कंडीशनल है, ये जो माफी दी जा रही है ये कंडीशनल है। कंडीशन नंबर 1 जो कि बहुत जेन्युइनली पूरा हो जाता है, व्यक्ति ने जो रिटर्न में अपनी इनकम दिखाई है उस पे तो टैक्स देगा, व्यक्ति ने जो रिटर्न में इनकम दिखाई है उस पे तो टैक्स देगा। लेकिन सर अगर वो एसएससी इन डिफॉल्ट के ऑर्डर वाला केस हो, ऐसे में ये कंडीशन लागू नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन पर आइए, पर्सन हैज कोऑपरेटेड विद डीआरसी, डीआरसी के साथ आपने कोऑपरेट किया हो। और कुछ अदर कंडीशंस भी हैं जो डीआरसी को ठीक लगेगा तो वो माफी के साथ उसे अटैच्ड करेगा कि ये माफी है इस शर्तों पर, और ये शर्त कौन सी होंगी ये डीआरसी खुद डिसाइड करेगा, वो डिफर करेगा केस टू केस, और जो भी वो डिसाइड करेगा वो रीजन के साथ रिकॉर्ड करके डिसाइड करेगा कि और ये कंडीशंस भी पूरे करने होंगे। अगर कोई फ्यूचर कंडीशन कनेक्टेड है, जैसे कि लास्ट पॉइंट में देखिए, पहला तो रिटर्न इनकम पे टैक्स दे दिया हो, दूसरा कॉपरेट कर रहा हो पर्सन, तीसरा कॉपरेट करने का मतलब है जो भी जानकारी हम आपसे मांग रहे हैं आप हमें दे रहे हो, तो इससे दूसरे व्यक्ति की जानकारी भी आ जाएगी। जो भी हम जानकारी आपसे मांग रहे हो वो आप हमें दे रहे हो, इसे कहते हैं कॉपरेट करना, कॉपरेट कर रहे हो आप। कॉपरेट करने के साथ जो तीसरी कंडीशन है वो फ्यूचर कंडीशन भी हो सकता है कि आपको हम पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से माफी दे रहे हैं, लेकिन आपको आने वाले समय में रिटर्न विद इन टाइम लिमिट फाइल करना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में कोई 144 का कभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आप पर नहीं होना चाहिए, यानी आप प्रॉपर रिप्लाई करते हो चीजों को। किसी भी प्रकार के कंडीशंस फ्यूचर बेस्ड हो सकते हैं। अगर वो फ्यूचर बेस्ड कंडीशन है और फ्यूचर में कंडीशन कंप्लाई नहीं हुआ, इफ पर्सन फेल टू कंप्लाई विद कंडीशन, तो जो इम्यूनिटी ग्रांट हुआ था आपको वो हट जाएगा, शैल स्टैंड विथड्रॉन, और फिर सारे प्रोविजन ऐसे लगेंगे आपके ऊपर जैसे कि कभी आप डीआरसी पर गए ही नहीं थे। क्लियर है यहां तक? इसकी नोटिंग हो जाएगी। ये आपको पेनल्टी के बाद, कॉपी तो यहां कर लीजिएगा, लेकिन पेनल्टी चैप्टर के बाद इसको जरूर एक बार देखिएगा, आफ्टर पेनल्टी चैप्टर, क्योंकि पेनल्टी चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि पेनल्टी को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, 2 प्रकार से रखते हैं। एक पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, यानी इनकम टैक्स चुराने की पेनल्टी, और दूसरा दूसरे कोई ऑफेंस किया उसकी पेनल्टी, कोई भी दूसरी गलती की है उसकी पेनल्टी, जैसे टैक्स ऑडिट नहीं कराया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन किया है, टीडीएस डिफॉल्टर हो गए, रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, एनी अदर काइंड ऑफ पेनल्टी। तो पेनल्टी 2 रेंज में है, एक इनकम की चोरी और दूसरा दूसरी पेनल्टी। जो इनकम की चोरी वाली पेनल्टी है उसको हम कहते हैं पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए। पेनल्टी चैप्टर के बाद आपको दिखेगा कि आपके पास एक पूरा सॉल्यूशन है कि किसी व्यक्ति को पेनल्टी से बचाना हो तो क्या रास्ते हैं। आपको दिखेगा एक रास्ता एओ के पास डायरेक्ट जाता है 270 कैपिटल ए, वो इस सेक्शन के लिए। एक 273 ए कमिश्नर के पास जाता है जिसमें हम ये वाली पेनल्टी और दूसरी पेनल्टी भी माफ करा सकते हैं, और एक सेक्शन है 273 बी जिसमें एओ कमिश्नर अपील जो भी पेनल्टी लगाता है वो उस पेनल्टी को माफ कर सकता है, एक्सेप्ट कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी। और एक आपने अभी डीआरसी देखा, एनी काइंड ऑफ पेनल्टी। तो ये पेनल्टी चैप्टर के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा, बट नोटिंग यहां कर लीजिए। ओके।
इसके बाद 245MA नोटिंग कराएंगे, 245MA सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5, इनको मर्ज करें तो क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम बना सकती है डीआरसी के लिए, और वो स्कीम बना दी गई है 2022 में, जो कि 5 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड एप्लीकेबल है। इस स्कीम से कुछ चीजें हमें जरूरत की निकालनी पड़ी। स्कीम तो बहुत लंबा चौड़ा है, आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल में ये रूल्स के साथ ही स्कीम मेंशन है, तो काफी लंबा चौड़ा है। आप इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत आएगी, ना समझने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें लिखने के लिए, नोट्स के लिए कुछ चीजें जो हमारी जरूरत की थी वो मैंने निकाली। यहां देखिएगा एओ, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको कि ये एक ये ऑर्डर, एक ये ऑर्डर, इस ऑर्डर के खिलाफ आप डीआरपी पे जा सकते थे। अब आपके पास दो चॉइस हो गया, चाहो तो डीआरपी पे जाओ, चाहो तो डीआरसी पे जाओ। डीआरसी पर गए तो डीआरपी पे फिर नहीं जा पाएंगे, है ना, और कमिश्नर अपील के पास जाओ या डीआरसी के पास जाओ, ठीक है। जाने का समय क्या है, 1 महीने के अंदर। कहां से 1 महीना, जहां ये ऑर्डर आपको प्राप्त हुआ, स्पेसिफाइड ऑर्डर के प्राप्ति के 1 महीने के अंदर आप डीआरसी के पास जा सकते हो। नेक्स्ट, डीआरसी के पास मान लेते हैं आप चले गए, स्पेसिफाइड पर्सन fulfilling specified condition within 1 month, form number 34BC, from the receipt of specified order। 30 days कहां से काउंट करना, 1 month कहां से काउंट करना है, from the date of receipt of specified order। आप डीआरसी के पास चले गए तो आगे का क्या होगा, डीआरसी के पास गए तो क्या होगा, डीआरसी आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, स्पेसिफाइड केसेस को वेरीफाई करेगा, स्पेसिफाइड कंडीशंस को देखेगा कि क्या आप जेन्युइनली ऑथराइज्ड हो, एलिजिबल हो डीआरसी के पास आने के लिए। उसे लगता है नहीं तो आपको वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, शो कॉज नोटिस देगा और रिजेक्ट कर देगा। शो कॉज नोटिस देके एक्सेप्ट भी कर सकता है, शो कॉज नोटिस देके रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो कोई अपील फर्दर आप इसके खिलाफ नहीं कर सकते कि क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो सर फिर अब क्या होगा, यहां पर मैंने अभी क्वेश्चन छोड़ दिया है, आगे बताऊंगा कि अब क्या होगा, क्योंकि आप यहां जा सकते थे, यहां ना जाके यहां गए और यहां पर जाने नहीं मिला, तो आप तो कहीं के नहीं रहे। ऐसा नहीं है, लॉ ने प्रोविजन लिखा है कि अगर डीआरसी आपको रिजेक्ट कर देता है तो फर्दर आप अपने पुराने स्थिति पर आकर यहां या ऊपर डीआरपी जा सकते हो। तो अगर रिजेक्ट हो गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, रिजेक्ट हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है। अब मैं कहता हूं, मान लीजिए कि एप्लीकेशन आपका एडमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, आगे की क्या कार्रवाई है। एओ ने, ये बार बार मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप कनेक्शन ना छोड़ें, शुरू से कनेक्टेड रहें। एओ ने स्पेसिफाइड ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को एसएससी ने प्राप्त किया, प्राप्त करने के 1 महीने के अंदर डीआरसी पर चला गया। डीआरसी ने मान लीजिए एडमिट कर दिया एप्लीकेशन, तो ये एडमिट कर दिया, ये बात डीआरसी इन्फॉर्म करेगा एसएससी को, ये बात डीआरसी एसएससी को इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद एसएससी का अगला स्टेप होगा सबमिट करना। क्या क्या सबमिट करेंगे भाई, जैसे आप जानते हो ये स्कीम यहां से एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि ये अप्रैल है 2022-23, यहां से स्कीम आई, हो सकता है इस डेट से पहले आपने सीआईटी अपील में अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि ये प्रोसीजर लगेगा कैसे। डीआरसी बन गया, लेकिन अब उसका काम कैसे होगा ये तो मालूम नहीं, फॉर्म कौन सा है, कब तक जाना है, कुछ पता नहीं। तो जब से ये स्कीम अप्लीकेबल है उसके पहले आप सीआईटी अपील के पास चले गए, बट अपील की सुनवाई अभी नहीं हुई, या आप डीआरपी पे चले गए और सुनवाई अभी नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में जैसे आपने ये स्कीम देखा तो आपने कहा ये तो बहुत बेनिफिशियल है, यहाँ पर पेनल्टी भी माफ हो जाएगी, आप यहां जाना चाहते हो। तो ऐसे पेंडिंग केसेस के लिए लॉ में प्रावधान बना हुआ है
आपको मैं यहां दिखाता हूं, स्कीम के शुरुआत में ये बात लिखी गई है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है स्कीम की शुरुआत में। आइए स्कीम की शुरुआत में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़िए, स्क्रीन पे आ रहा है ना, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। एसएससी जो कंडीशंस पूरे कर रहा है वो अप्लाई करेगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कहता है एप्लीकेशन इस फॉर्म में जाएगा, ये भी ठीक है। कब तक जाएगा ये फॉर्म में? विद इन सच टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीआरसी। डीआरसी उस क्षेत्र में जो बना उसके कॉन्स्टिट्यूशन के डेट से विद इन सच टाइम, विद इन 2 months, 3 months, 4 months, 1 month, within such time as specified by board for the case where appeal has already been filed and pending before CIT appeal। ये इशारा कर रहा है उस तरफ कि CIT अपील के पास जाना हमारी मजबूरी थी क्योंकि DRC फॉर्म नहीं हुआ था, बट फॉर्म होते ही हमारी इच्छा DRC को हो रही है। तो CBDT बताएगा समय अभी बताया नहीं गया है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, समय बताएगा उसके अंदर। और मान लीजिए इसी प्रोविजन को आप 4 साल बाद पढ़ रहे हो तो फिर तो इस लाइन का कोई महत्व नहीं रह गया। 4 साल बाद तो कब का फॉर्म हो चुका है? तो विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो मैंने जो आपको फॉर्मेट में लिख के दिया है वो विद इन 1 month दिया है क्योंकि यही हमारा कानून है। लेकिन कहीं कहीं पर जहां पर आपने पहले CIT अपील के पास डाल दिया, ये बात सिर्फ हम इस साल के लिए पढ़ रहे हैं, अगले साल से ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो आपको सबमिट करना है 30 दिन के अंदर प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील। आपको इस प्रूफ करना पड़ेगा कि हम CIT अपील के पास जो अपील हमने फाइल कर दी ऑलरेडी उसे विड्रॉ कर रहे हैं, या DRP के पास कर दी तो उसे विड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन सिर्फ इस साल के लिए रेलिवेंट है। और सर मान लीजिए कि हम गए ही नहीं, हम सीधा DRC पर जा रहे हैं, तब अगर हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हमें क्या करना है सर? आपको सिर्फ कन्वे करना है कि कोई भी प्रोसीडिंग ऐसी पेंडिंग नहीं है, हम CIT अपील के पास नहीं गए, ये कन्वे करना है। अच्छा फिर क्या होगा सर? फिर आगे देखिएगा प्रोसीजर। अब हम आगे प्रोसीजर पर आ जाते हैं। आगे प्रोसीजर क्या है देखिएगा, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय DRC। ये स्कीम से मैंने सब कुछ लिखवाया, ये सब कुछ स्कीम है। DRC अपॉन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट टू रिसिप्ट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ SSC रिस्पॉन्स देगा विद इन 30 days कि हमारा कोई केस पेंडिंग नहीं है, हम आप ही के पास आए हैं, आप ही के पास से सुनवाई करवाना चाहते हैं। DRC कॉल करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी से, रिकॉर्ड मंगवाएगा, रिकॉर्ड को एग्जामिन करेगा, AO से रिपोर्ट बनवाने को बोल सकता है और SSC से और भी एविडेंस इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। ये क्या करेगा ड्यूरिंग प्रोसीजर, ये लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि DRC इन सब चीजों को करने के बाद, इन सब एविडेंस रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन को कंसीडर करने के बाद 3 कार्य कर सकता है। ये है हमारा असली की महत्वपूर्ण, 3 कार्य कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपके मन में यह आ रहा होगा कि हम DRC के पास गए तो हमारा क्या होगा। 40 लाख रुपए TTI हमने दिखा रखी है, AO ने हमारी TTI 48 लाख कर दी, 8 लाख का वेरिएशन है, मैं जाना चाहता हूं DRC के पास, मैं जा सकता हूं। यहां तक तो बात समझ आ गई। और AO ने 8 लाख इनकम तो बढ़ा ही दी, साथ में उस 8 लाख की इनकम पर पेनल्टी भी लगाई और धमकी दे रहा है कि जेल भी भिजवाऊंगा। अब ऐसे केस में DRC को हमने अप्लाई कर दिया, यहां तक सब मामला ठीक है, DRC तक पहुंच गया मामला। तो क्या DRC करेगा वो अब लिखा हुआ है। DRC 3 कार्य कर सकता है, 3 कार्य कर सकता है, ये स्कीम में मेंशन है साफ लफ्जों में। पहला कार्य, AO के ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई ऐसे होना चाहिए जो मेरे खिलाफ ना हो,
इसका क्या मतलब हुआ कि वो 48 लाख जो एओ ने 48 लाख असेस्ड दिखाया है इनकम, मैंने आपको बताया, मैंने रिटर्न इनकम 40 दिखाई, एओ ने 48 किया। डीआरसी ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मेक मॉडिफिकेशन टू वेरिएशन इन स्पेसिफाइड ऑर्डर नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी। एसएससी के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 48 से वो कम करेगा, 47 करेगा, 46 करेगा, 45 करेगा, 42 करेगा, या 40 लाख ही कर देगा। ठीक। एंड डिसाइड फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी एंड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि डीआरसी 48 लाख से कम कर देगा इनकम, और मान लीजिए कि 2-3 लाख है एक्स्ट्रा इनकम, इस पर पेनल्टी हो सकता था, प्रोसिक्यूशन हो सकता था, तो वो माफ कर देगा। सेकेंड पॉइंट वो क्या कर सकता है, 3 कार्य। पहला कार्य ये कर सकता है, दूसरा कार्य क्या कर सकता है, डीआरसी ये डिसाइड करेगा कि कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एओ ने 48 कहा है तो 48 ठीक है, 48 कहा है तो 48 ठीक है, लेकिन पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से माफी दे सकता है। बट हाउ एवर मे डिसाइड फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी एंड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। दूसरा काम स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ। अब आते हैं हम तीसरे कार्य के ऊपर। डीआरसी कहता है ना 48 लाख बिल्कुल ठीक है, और कोई पेनल्टी वगैरह माफ नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन इम्यूनिटी ग्रांट नहीं होगी। सर फिर फायदा नहीं होगा डीआरसी के पास जाने के लिए। बिल्कुल, कभी कभी तीसरे पॉइंट में अगर आप आ गए तो फायदा नहीं होगा। और यहां पर लॉ में साफ लिखा हुआ है, स्कीम में साफ लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर बी और सी को अज्यूम किया जाएगा कि एसएससी के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, आप अपील पढ़ के गए हो, आपको पता है कि सीआईटी अपील के पास जब आप जाते हो तो सीआईटी अपील इनकम को इनहेंस भी कर सकता है। आपने 40 लाख इनकम दिखाई, एओ ने 48 कर दिया, आप सीआईटी अपील के पास चले गए, वो 52 भी कर सकता है। अपने अपील में पढ़ा है 52 भी कर सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है। तो कम से कम उस रास्ते से तो बचे हुए हो। तो डीआरसी में जाने के फायदे हैं, ऑप्शन हो तो डीआरसी में जरूर जाना चाहिए। कम से कम इसके ऊपर तो नहीं जाएगा मामला, कम हो सकता है। 3 पॉइंट्स है, और बी और सी में साफ लिखा हुआ है कि इसे मान लिया जाएगा कि ये मेरे एसएससी के खिलाफ नहीं है, ऐसा ट्रीट किया जाएगा। एसएससी ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरे तो खिलाफ हो गया, अज्यूम्ड किया जाएगा कि एसएससी के खिलाफ नहीं है। डीआरसी जो मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा वो कब तक करेगा। अब ये मैं यही पॉइंट कह रहा था शुरुआत में, जब आप वीडियो के शुरुआत में सुन रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि लॉ मेकर ने एक्ट तो बना दिया, कुछ चीजें छोड़ दी जो रूल में मेंशन की, और कुछ चीजें रूल में भी छूट गई जो स्कीम में मेंशन है। डीआरसी कब तक ऑर्डर पास करेगा ये स्कीम में लिखा हुआ है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज एडमिटेड। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। ठीक है, डीआरसी जब मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा, मतलब डीआरसी का जो ऑर्डर होगा ना उसे मॉडिफाइड ऑर्डर बोलेंगे। वो सर्व करेगा एसएससी को और एओ को, और एओ को कहेगा कि तुम उसका इफेक्ट दो। ये आपने असेसमेंट ऑर्डर में देखा हुआ है कि ऐसा इफेक्ट एओ को देना पड़ता है आफ्टर अपील, तो एओ उसका इफेक्ट देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है जो कि एक्ट में कहीं नहीं लिखा, एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। ना ही रूल में लिखा है, ये स्कीम में लिखा है। तो सर कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक्ट के ऊपर स्कीम चला गया? नहीं, लेकिन आपने हमेशा क्या पढ़ा है वो अब काम आएगा। जब भी आपने ई प्रोसीडिंग पढ़ा, ई असेसमेंट, ई अपील, या यहां पढ़ रहे हो ई डीआरसी स्कीम, वहां पर आपने 3 पॉइंट्स पढ़े, ये वाला, ये पॉइंट। सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द स्कीम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट
एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई और शैल अप्लाई विद मॉडिफिकेशंस, विद एक्सेप्शंस। तो यहां पर उन्होंने ऐसा पावर ले लिया है जहां पर हम एक्ट ओवर रूल भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये इस डेट के पहले डायरेक्शन इशू हो जाना चाहिए और ये नोटिफिकेशन और डायरेक्शन पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास होना चाहिए। इसी के अंतर्गत ये टर्मिनेशन पावर है, बहुत अच्छा बढ़िया पावर है। टर्मिनेशन पावर क्या है? डीआरसी को लगता है कि एसएससी कोऑपरेट नहीं कर रहा, एसएससी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डीआरसी को लगता है कि एसएससी ने कुछ मटेरियल छिपाए हैं या गलत एविडेंस दे दिया है, या एसएससी को जितना टैक्स बोला जा रहा है वो उस बात को नहीं मानता, नहीं फॉलो करता, then DRC may at any stage of proceedings with recorded reason with show cause notice decide to terminate the proceeding। प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर देगा कि हम आपके काम को देख ही नहीं रहे, आपके केस को हैंडल ही नहीं कर रहे। फिर सारे प्रोविजन पुराने वाले जैसे पहले आपके पास थे वो यथावत लग जाएंगे, तो यहां आना आपका बेकार हो जाएगा। आगे स्कीम में लिखा हुआ है कि डीआरसी का ऑर्डर, जो डीआरसी ऑर्डर पास करेगा उसके खिलाफ आप अपील या रिवीजन नहीं कर सकते, आगे फर्दर कोई ऑप्शन नहीं है। और अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं, आखिरी पॉइंट पर जो मैंने ऊपर छोड़ दिया था यहां, कि मान लीजिए आपने डीआरसी को अप्लाई किया, डीआरसी ने एग्जामिन किया, आपके कंडीशंस पूरे नहीं हो रहे थे और शो कॉज नोटिस दिया और आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए डीआरसी को, डीआरसी ने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। आपका जब एप्लीकेशन डीआरसी रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा, ये यहां मैंने मेंशन किया है। इफ एप्लीकेशन हैज नॉट बीन अलाउड टू प्रोसीडेड विद, इफ एप्लीकेशन हैज नॉट बीइंग अलाउड टू प्रोसीडेड विद बाय डीआरसी, एसएससी में फाइल, एसएससी में फाइल अपील टू सीआईटी अपील। तो जो पुराना रूट आपने छोड़कर नए रास्ते पकड़े थे तो पुराने रूट पे आप जा सकते हो, लेकिन सर पुराने रूट के 30 दिन का समय सीमा तो गुजर गया होगा, इसीलिए आगे लिखा है पीरियड जो डीआरसी ने खराब किया ये तय करने के लिए कि ये आपके एप्लीकेशन को एडमिट किया जाए या नहीं, उस पीरियड को एक्सक्लूड करते हुए 30 डेज काउंट किया जाएगा सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करने के समय सीमा के लिए। यानी सीआईटी अपील के पास 30 डेज का जो समय दिया जाता है वो समय होगा 30 डेज प्लस डीआरसी ने जो समय खराब किया, 20 दिन खराब किया, तो 30 प्लस 20 50 दिन के अंदर आप सीआईटी अपील के पास जा सकते हो। तो ये अपील के साथ मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, बस इतना ही था, ज्यादा समय नहीं लिया है आपका। आइए अब आप यहां से नोटिंग कीजिए, यहां तक कर चुके थे, अब आप नोटिंग कीजिए, बट ध्यान से नोटिंग कीजिएगा। नोटिंग करते समय प्रयास कीजिएगा कि चीजों को समझ समझ के लिखें।
ठीक है, फिर मिलते हैं हम नए क्लास में।